एडिलवेस ब्रोकिंग लिमिटेड ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लॉन्च किए हैं, जिसका इशू शुरू हुआ है 5 जुलाई को और सब्सक्रिप्शन क्लोज हो रही है 26 जुलाई को। अब जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी हैं, जो फ्रेश रिटायर्ड हैं, जिनको एक लमसम पैसे मिले हैं एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम हाई इंटरेस्ट ऑप्शंस, उनके बीच में एक बड़ा कौतूहल का विषय बन जाता है जब भी कोई इतना अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो कि इनके सेलिंग कोलेटरल्स में लिखा हुआ है 9.95% का कूपन रेट है पर एनम, और उसमें प्लस 0.2% का एडिशनल इंसेंटिव भी दिया गया है। इसका मतलब कुल मिला के 10% से ज्यादा गारंटेड रिटर्न की बात कही गई है। तो क्यों ना हो, कौतूहल का विषय तो बनता ही है। जहां फिक्स डिपॉजिट 6 और 6.25% पे है, जो अन्युटी वगैरह के प्लान्स 6%, 6.5% पे है, और कुछ एनबीएफसी के फिक्स डिपॉजिट 7 से 8% की रेंज में है, वहां 10% के ऊपर का प्रोपोजिशन appears to be very interesting and it may be also for some people and it may not be for some other people। तो देखिए, जो हमारा रेगुलेटरी रिजीम है उसमें कोई भी कंपनी जब भी कोई चीज इशू करती है तो बारीकी से रिस्क फैक्टर्स एवरीथिंग उनको अपने सेलिंग मटेरियल्स में लिखना होता है, मगर हमें अगर इसकी समझ नहीं है तो लिखा होने के बावजूद हम इसको या तो इग्नोर कर लेते हैं या समझ नहीं पाते, और हम खाली जो इंटरेस्ट रेट है इसी के भरोसे डिसीजन ले लेते हैं या यार दोस्तों की राय लेके इसमें निवेश करते हैं। तो ये वीडियो, अगर आप इस सेलिंग कोलेटरल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, आप एक डिवेंचर्स फंडामेंटली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसको समझना चाहते हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड पैटर्न क्या होता है उसको समझना चाहते हैं, उसका और बॉन्ड्स में और फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क होता है, ये सब अगर समझना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए, और अगर आप इसको अच्छा समझे तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। सो अगले 10 मिनट आपके साथ। तो देखिए, सेलिंग सिंगल पेजर में ऐसा लिखा है कि कूपन रेट अप टू 9.95%। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कुछ में भी पे किए जा सकते हैं। ये सब भी इस ब्रोशर में लिखा हुआ है। हालांकि क्वार्टरली नहीं है, ये मंथली और एनुअल इंटरेस्ट की बात कही गई है, या क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब मैच्योरिटी के ऊपर आप लेते हैं, मंथली का मतलब मंथली और एनुअल का मतलब एनुअल। और कूपन रेट अप टू 9.95, तो आप समझिए अलग अलग जो टेन्योर है उसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। तो जो 9.95% जो दिया गया है वो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है, जो कि 10 साल का है। 10 साल का मतलब 120 महीने। उसके पहले आपको 24 महीने का भी है, मतलब 2 सालों का है, 36 महीनों का है, मतलब 3 सालों का, और 60 महीनों का है, मतलब 5 सालों का, और इसके बाद 120 महीने का है, जो कि 10 सालों का है। तो अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखे हुए हैं। ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको सेलिंग मटेरियल्स में आप इसको देख सकते हैं। जो 0.2% एडिशनल इंसेंटिव की बात की गई है, दैट इज फॉर द एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स। बहुत सारे सीनियर सिटीजन को लग रहा है कि 0.2% सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एडिलवेस का कोई पुराना बॉन्ड आप होल्ड कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी ए कस्टमर ऑफ एडिलवेस, तब आपको 0.2% मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसमें क्रेडिट रेटिंग लिखी हुई है, जो कि क्रिसिल की AA- और आउटलुक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। इक्रा, क्रिसिल, ये एक्विट, ये सारे रेटिंग एजेंसीज हैं जो बॉन्ड्स को रेट करते हैं, जो बताते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्कोमीटर पे ये कितना बीच में है, कितना टॉप पे है और कितना माइनस पे है। रेटिंग क्या सब होती है? AAA रेटिंग होती है, AAA- होती है, फिर AA+ होती है, AA होती है, सिंगल A+ होती है, A होती है, A नेगेटिव होती है। तो ये सारे रेटिंग्स हैं। तो नेगेटिव लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे रिस्की हो गया। नेगेटिव का मतलब है जो ये कैटेगरी है, जैसे AA कैटेगरी, उसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो AA से ज्यादा रिस्कोमीटर पे रिस्क लेवल हाई किसका रहेगा? A का रहेगा। तो A पॉजिटिव और AA नेगेटिव, तो आप समझ सकते हैं AA नेगेटिव विल बी लेस रिस्कियर एंड A पॉजिटिव विल बी मोर रिस्कियर। अगेन, रिस्क का मतलब पैसे गंवाने का नहीं होता है। रिस्क का मतलब खाली तुलनात्मक रिस्क है, एक रिलेटिव रिस्क है। सो
क्रिसिल डबल ए नेगेटिव का मतलब यह है कि एक मॉडरेट रिस्क इसमें है, और जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव कस्टमर है, जो बिल्कुल ही अपने पैसों को हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स में रेस्ट्रिक्ट देयर पोर्टफोलियो एक्सपोजर टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। वो अपने टोटल पैसे का 5% या 10% डिवेंचर्स बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, वो भी किसी एक डिवेंचर में नहीं लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो आउटलुक नेगेटिव लिखा है इसमें। आउटलुक नेगेटिव का मतलब है कि भविष्य में इस रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है, ऐसा रेटिंग एजेंसीज ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है भाई? क्योंकि एक नेगेटिव इन्वायरमेंट चल रहा है अभी, एक जो इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाए जाने की कवायद हो रही है, इसको लेके बॉन्ड्स डिप्रिसिएट होते हैं। आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का जो अप्रिसिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड का डिप्रिसिएशन हो जाता है, उनकी कैपिटल वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि ये ऑर्गेनिक रिस्क हो गया, मेरे बॉन्ड की वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई। तो आपको मैं बता दूं, डिप्रिसिएट वैल्यू का इम्पैक्ट तो तब आएगा ना जब आप इस बॉन्ड को बेचने जाएंगे। अगर आप मैच्योरिटी पे बेचेंगे तब तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना इसमें लिखा है। तो जो करंट वैल्यू है, जो सेकेंडरी मार्केट में इन बॉन्ड्स का वैल्यू है, और इसका अहमियत क्या होता है कि भाई आपने 10 साल का बॉन्ड लिया या 5 साल का बॉन्ड लिया है, अब क्या 5 सालों तक बॉन्ड को चलाना रहेगा? नहीं, आप बीच में भी इसको लिक्विडेट कर सकते हैं अगर पैसों की इमरजेंसी है। तो जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स बीएसई वगैरह पे, सेंसेक्स वगैरह पे लिस्टेड होते हैं, उनको बीच में रिडीम किया जा सकता है। तो आउटलुक नेगेटिव का मतलब है बीच में इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है, बिकॉज इन केस द कंपनी हैज सम इश्यूज इन डूइंग द बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी है। सो डिवेंचर्स में फंडामेंटली कुछ रिस्क पाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस डिवेंचर में भी है। वो रिस्क क्या है उसको समझने के पहले हम समझते हैं दो कैटेगरी होती है, एक सिक्योर्ड डिवेंचर, एक नॉन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपनी है, इसके जितने भी असेट्स हैं, फिक्स असेट वगैरह, ऐसे कोलैटरल दिए गए हैं कि अगर ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो इनके फिक्स असेट्स को नीलाम किया जा सकता है, और नीलाम करके जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पैसे चुकाए जा सकते हैं। यहीं पे आप बॉन्ड और डिवेंचर का डिफरेंस भी समझ सकते हैं कि अगर इन केस कंपनी गोज फॉर ए डिफॉल्ट तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं, इसके बाद डिवेंचर्स को दिए जाते हैं, और इसके बाद शेयर धारकों का नंबर आता है। So that is a fine line or difference between a debenture. So debenture will have a slightly higher risk than the bonds. और मगर कोई कंपनी अगर एडिलवेस नाम से है, प्राइवेट नाम से है, तो इसलिए रिस्क नहीं है क्योंकि आपने नाम नहीं सुना। ये एडिलवेस कंपनी का व्यापार बहुत बड़ा है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत बॉन्ड्स जो लॉन्च किए थे, उसका मैनेजमेंट भी एडिलवेस ही देख रही है। तो अगर आपने नाम नहीं सुना है, यू कैन मेक ए रिसर्च ऑन एडिलवे। इट्स अ टोटल ग्रुप। ये एनबीएफसी सेगमेंट में भी है, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी है, ये ब्रोकिंग बिजनेस भी है, असेट मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो इट्स अ बिगर ग्रुप। ऐसे डिफॉल्ट होने की संभावना नहीं है। बट फंडामेंटली अगर हम रिस्क को क्लासिफाई करें इन ए डिवेंचर, तो एक रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। इंटरेस्ट रेट का रिस्क क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, जैसे पहले हम लोग डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में थे, अभी हम लोग इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रेजिम में हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट होती है। तो बॉन्ड की वैल्यू उन्हीं के लिए डिप्रिसिएट होगी जो पुराने बॉन्ड होल्डर हैं और जो उसको बेचने जा रहे हैं। इमरजेंसी में बेचना है तो डिप्रिसिएट, अगर आपने बेचना नहीं है, मैच्योरिटी पे बेचना है, तो आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है इसका। हाँ, जो नए बॉन्ड खरीदने वाले हैं उनके लिए जरूर मुनाफे का सौदा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू डिप्रिसिएट है तो वो सस्ते दामों पे उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है। एक रिस्क इसमें लिक्विडिटी का होता है। लिक्विडिटी के रिस्क का मतलब क्या है? लिक्विडिटी के रिस्क का मतलब है कि मान लीजिए आपने 5 साल का बॉन्ड लिया है या 2 साल का बॉन्ड लिया है, और आपको बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप इसको बेचना चाहते हैं।
कहाँ बेचेंगे आप? सेकेंडरी मार्केट में। आप इसको बेच पाएंगे क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में रजिस्टर्ड किया गया है, अदरवाइज बेच ही नहीं सकते। अब आप बेचना तो चाह रहे हैं मगर कोई खरीदार नहीं है, दे आर नो कस्टमर्स टू बाई दिस बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, कि मैं लिक्विडेट करना चाह रहा हूँ मगर लिक्विडेट कर नहीं पा रहा। इट मे बी अ वेरी टेम्पोररी फिनोमेन, कुछ दिनों का वेट करने के बाद आई कैन गेट ए बायर ऑल्सो, सो दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। एक होता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब होता है कंपनी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो हमारे पैसे डूब गए। तो अब वहां पे देखा जाए कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो चूंकि सिक्योर्ड है तो इसमें फिर एक राहत है कि कंपनी दिवालिया भी हो गई, तो चूंकि बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसको बेच के हमारे पैसे तो मिल जाते हैं। एक डिले रिस्क होता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स की जो पेमेंट मंथली है या एनुअल है तो अपने डेट्स पे नहीं आई और थोड़ा लेट हो गया, उसमें ड्यूरेशन एक डिले हो गया हमारे पेमेंट्स। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ रिस्क जो कि डिवेंचर्स में होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये इस में है, बट दीज फंडामेंटली दीज आर द रिस्क व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डिवेंचर, एंड दिस पर्टिकुलर डिवेंचर जो एडिलविस का है उसको हमें केयरफुली स्टडी करना होगा। जो आप खाली एक पन्ने का सेल्स कोलैटरल देख के इसमें निवेश न करें, आप इसका पूरा जो ब्रोशर है उसमें ये सब लिखे हैं कि AA- का क्या मतलब है, आउटलुक नेगेटिव का क्या मतलब है, इस बिजनेस में क्या इनका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इन सब कुछ जब तक बारीकी से अध्ययन न करें तब तक निवेश न करें। मुझे पता है आपको ये लगेगा कि भाई मैं पढ़ने भी जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता, तो इसी के लिए आपको एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है जो आपके साथ बैठे, आपके रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करें, फिर आपके रिस्क प्रोफाइल को असेस करें और आपके गोल्स के हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो का डिजाइन करें। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो जैसा मैंने पहले ही बताया 10% से ज़्यादा आपका एक्सपोजर बॉन्ड्स डिवेंचर्स में नहीं होना चाहिए, और वो भी अलग अलग बॉन्ड्स और अलग अलग डिवेंचर्स में होना चाहिए, सब कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इसमें ड्यूरेशन की बात है कि भाई 10 साल वाला लिया जाए, सबसे ज़्यादा रेट वाला है, या 5 साल वाला या 3 साल वाला, तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट ड्यूरेशन में रिस्क काफ़ी कम होता है। कोई भी व्यापार जो अभी टॉप पे चल रहा है साल 2 साल में खराब नहीं होता, मगर हाँ लॉन्गर टेन्योर में खराब भी हो सकता है। तो इसको बात को आप ध्यान में रखें। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 साल 3 साल इवन 5 साल चलेगा, 10 साल मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट। सो सिक्योर्ड मैंने बता दिया। रिडीमेबल का मतलब होता है लिक्विडेट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? नॉन कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इसको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ डिवेंचर्स कन्वर्टिबल होते हैं जिसमें ये ऑप्शन होता है कि आप इसको शेयर्स में डिवेंचर के बदले शेयर परचेज कर सकते हैं, तो ये नॉन कन्वर्टिबल है, इसका मतलब आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितने भी मैंने रिस्क बताए हैं वो एडिलविस कंपनी में कितने लागू होते हैं ये आपको सब स्टडी करने के बाद पता लगेगा, और कंपनी से ज़्यादा रिस्क आपके खुद के बिहेवियर में होता है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, बाजार में न्यूज़ आती है, पैनिक होकर हम सेलिंग करने जाते हैं तो वो लिक्विडेट नहीं हो रहा होता है, और फिर हमारे रातों की नींद खराब हो जाती है, और फिर पूरा आइडिया इन्वेस्टमेंट हमारा गोज फॉर अ टॉस। तो देखिए ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं। अगर एक रिस्क को समझ लिया जाए तो यू कैन डिवाइस द वेज हाउ टू डील विद द रिस्क। जैसे घर के सामने एक कुआं है और आपको पता है तो रिस्क नहीं है, मगर एक घर के सामने कुआं है और आपको पता ही नहीं है तो उसमें गिर भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क यू कैन डिवाइस द वे टू डील विद द रिस्क। जो बंदा कहता है कि मुझे बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल फिक्स गारंटी वाले ऑप्शंस में जाने हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो फिक्स गारंटेड ऑप्शंस हैं, जो गवर्नमेंट के सरकारी ऑप्शंस हैं, उनका रिटर्न एक्चुअली नेगेटिव होता है या इन कंपैरिजन टू द इन्फ्लेशन रेट। तो धीरे धीरे उनके कैपिटल की परचेज वैल्यू जो है उसका इरोजन होता रहता है, और 10 साल 12 साल बाद दे मे बी इनटू ए न्यू काइंड ऑफ क्राइसिस विच नेवर हैड इमेजिन्ड। तभी एक एसेट एलोकेशन पैटर्न बनाना जरूरी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर का होना जरूरी। एवरी सेकेंड पर्सन इज नॉट ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। एक बैंकर है, एक कंपनी का एजेंट है, दे आर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव। They can only sell the products which their companies are providing them. How can they represent you? Professional advisor का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो इंडिपेंडेंट हो, किसी कंपनी का पगार नहीं ले रहा है,
तो ही कैन वर्क फ्रॉम योर साइड एंड फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट। सो ये छोटे छोटे अगर डेफिनेशंस को समझ लिया जाए तो कभी भी मुश्किल आपको नहीं होगी। सो कमेंट सेक्शन में आपके और भी कोई अगर सवाल हैं तो मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो से कितनी क्लैरिटी मिली है ये जरूर बताएं, और आपको बढ़िया लगा है तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा अपने चैनल।